नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है रोटेशनल मोशन के अगले अध्याय में। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जान ही लिया है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट करता है। तो उस कॉम्प्लेक्स मोशन को समझने के लिए हमें यहाँ पर उन चीजों को जब हमने सिंपल टुकड़ों में तोड़ा तो समझ आता है कि अब हमें रोटेशन को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके जो समीकरण है उसको कुदरत से खोजना चाहिए। हम उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, रोटेशन का कॉज क्या होता है, और उस कॉज से जो समीकरण नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको डिस्कवर करना चाहिए हमें, ताकि हम इसका ज्ञान प्राप्त करके ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सके और उसको और ज्यादा आगे और ज्यादा बेहतर बना सके। इस चीज के लिए जो राइट वे ऑफ एजुकेशन है वो क्या है हमारे लिए अपने आप को एजुकेट करने के लिए, वो है सिंपली ऑब्जर्व करना। जो ज्ञान हमारे पास है उसका इस्तेमाल करना फॉर ऑब्जर्वेशन, और आगे का ज्ञान नेचर स्वयं हमें प्रदान कर देगा। तो अब बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि हमें किस चीज को एनालाइज करना है, हमें एनालाइज करना है रोटेशन को। तो अगर मैं हम बात करें, ऑब्जर्व करें, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये रोटेट कर रहा है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है, इस बॉडी का, ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, उस बॉडी का अगर ये हिस्सा रोटेट कर रहा है, ये हिस्सा नहीं पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी किसी एक एक्सिस पर रोटेट करेगी, किसी एक एक्सिस पर रोटेट करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पर रोटेट करे। अगर ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, ये ऑब्जर्व करें हम लोग, तो अगर एक पूरी रिजिड बॉडी है वो रोटेट करेगी तो उसका एक्सिस एक ही होता है। तो फॉर रोटेशन एक एक्सिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक्सिस, अगर कोई भी बॉडी, एक रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो उसका एक्सिस एक ही होगा, एक ही एक्सिस होगा उसका। और ये बात हम बड़ी आसानी से नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर एक ही एक्सिस होगा, और साथ ही साथ देखें तो वो जो पार्टिकल है वो उस एक्सिस के अराउंड, ऑब्जर्वेशन से अगर हम बताएं, वो जो पार्टिकल है वो उस एक्सिस के अराउंड जो पाथ ट्रेवल करेगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा, वो एक सर्कुलर पाथ होगा। अगर हम देखें उसको तो इस तरीके से वो एक सर्कुलर पाथ होगा। तो इसलिए हम कहें कि अगर पार्टिकल मेरे पास ये वाला है, अगर हम कहें कि ये हमारा पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का एक्सिस से जो दूरी होगी, उस एक्सिस से जो दूरी होगी, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे है, तो हम उस दूरी को, उस पोजीशन को, या उस लंबाई को, उस एक्सिस से जो उसकी दूरी है उसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। तो यहां पर हर पार्टिकल का अपना एक रेडियस होगा। मान लेते हैं ith पार्टिकल है तो उसका रेडियस जो है वो आर आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और उस पार्टिकल का जो मास है वो एम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक जनरल बातें, और ये है एक जनरल ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से एक बात तो समझ आ जाती है, जो कि ये है, जब हमने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया था तो नेचर से ज्ञान प्राप्त करने का हमारा पहला और सबसे बेसिक जो हमने काम किया था वो क्या था, उसको नंबर्स के साथ एसोसिएट किया था। कैसे? हमने यहां पर एक नंबर लाइन बनाई और पोजीशन को एक नंबर दिया। पोजीशन में आने वाले परिवर्तन को जब हमने समय में होने वाले परिवर्तन के साथ आकलन किया तो हमने खोज करी रफ्तार की, यानी कि स्पीड की। और उसी स्पीड को जब हमने दिशा के साथ, जब हमने उसी नंबर लाइन को टू डायमेंशनल किया, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब्दील किया, तो हमें मिला कोऑर्डिनेट प्लेन। और वहां पर कोऑर्डिनेट्स में होने वाला चेंज, यानी कि पोजीशन में होने वाले परिवर्तन को समय के साथ देखा, और जब हमने एंगल वाला ज्ञान उसमें लगाया तो हमें मिला स्पीड दिशा के साथ, जिसको हमने नाम दिया वेलोसिटी। और इसी के साथ हमारे लिए उदय हुआ क्वांटिटीज का, जो कि हमें दो प्रकार के देखने को मिले, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेलोसिटी में आने वाली परिवर्तन को देखा जब हमने समय के साथ, तो हमें क्या मिला, एक्सीलरेशन। और जब एक्सीलरेशन मिला तो हमने देखा कि यार यहां पर वास्तविकता में जब हम चीजों को देखते हैं तो फोर्स बनकर आया वो कॉज जो मोशन को यहां पर करवाता है, या फिर मोशन को करवाने में और रोकने में जो काम कर रहा था वो था फोर्स। एक तरफ फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है तो वो कॉज ऑफ मोशन बन रहा है, वही अगर वेलोसिटी के विपरीत लग रहा है तो वो उसी मोशन को खत्म कर रहा है और फिर रेस्ट में लेकर आ रहा है। और रेस्ट में आने के बाद भी अगर मोशन लगा तो विपरीत दिशा में वो मोशन को वापस से स्टार्ट कर रहा है। ये सब क्या है, एक ऑब्जर्वेशन। नेचर को नंबर्स के साथ जोड़ने के बाद ये प्रक्रिया जब हमारी शुरू हुई, नंबर में आने वाले परिवर्तन को जब हम लोगों ने देखा तो हमें क्लियरली ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हुई, और इन्हीं के बेसिस पर हमने कुदरत के नियम यानी लॉज को समझना स्टार्ट किया। उसी तरीके से यदि हम किसी बॉडी में, अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम रोटेशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए मेजरमेंट करनी जरूरी है। और मेजरमेंट करने के लिए हम इसे ऑब्जर्व करें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ एक एक्सिस है और पार्टिकल उस एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे नजर आ जाता है कि फॉर रोटेशन मेजरिंग पैरामीटर्स जो होंगे, मेजरिंग पैरामीटर्स जिनसे साथ हमें शुरुआत करनी है, वो हमारे लिए क्या होंगे, वो हमारे लिए होंगे सिंपली एंगुलर। वो क्या होंगे हमारे लिए, सिंपली एंगुलर। और एंगुलर मोशन के अंदर हम लोग यहां पर किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये हम ऑलरेडी हम नेचर के अंदर ऑब्जर्व कर चुके हैं। कहां पर? सर्कुलर मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन में हमें यहां पर देखने को मिला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि हम अभी ऑलरेडी जानते हैं। तो हम एक पैरामीटर जो हमें यूज करना है फॉर मेजरमेंट, जिसकी मदद से हम रोटेशन को एनालाइज करेंगे, और ये ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम जानते हैं थीटा जो होगा हमारे लिए वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
जो कि किसके बराबर होगा, अगर मैं थीटा में रेडियस मल्टीप्लाई करूं तो वो आर्क लेंथ यानी कि एंगुलर डिस्टेंस कह लो या फिर आर्क लेंथ बोल लेते हैं हम इसे, सर्कुलर पाथ में तो हम आर्क लेंथ बोलते हैं, तो हम आर्क लेंथ बोलते हैं। फिर आपके लिए आता है कि उस पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या फिर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर था, आर ओमेगा के, और आर अल्फा जो था, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और उस पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन है। हमें उनके बीच में ये समीकरण देखने को मिले थे जो कि हमने नहीं बनाए हैं, नेचर में ऑब्जर्व करके हमने कुदरत से प्राप्त किया है। हमने उनको नंबर्स के साथ जोड़ा, नंबर के परिवर्तन में हमें ये रिलेशन देखने को मिला। गणित में पढ़ते हैं ना, सेट्स, हमारे पास डेटा सेट्स हैं, थीटा के, ओमेगा के, अल्फा के, रेडियस के, और इनके सेट्स हैं। इन सेट्स के बीच में जब हमने मैपिंग करी तो ये समीकरण हमें देखने को मिला। तो गणित अगेन एक बात, ये बात निकल कर आती है, हर जगह हर वक्त ये बात निकल कर आती है कि गणित विज्ञान से बात करने की एक भाषा है, कुदरत से बात करने की भाषा है, जिसके जरिए जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो अब ये देखने को मिला। अब वही एंगुलर अगर पैरामीटर्स पे हमें मेजरमेंट करनी है तो हम यहां जानते हैं कि बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी, बिल्कुल नहीं घूम रही है, ठीक है, तब तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, सब कुछ जीरो है, बस पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है, एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अब बात करें कि अगर कोई बॉडी एंगुलर स्पीड जो है उसकी एंगुलर स्पीड, ठीक है, यहां पे आगे वर्ड लगाएंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रही है तो थीटा अपॉन में टी इज योर एंगुलर वेलोसिटी। और यदि वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से जा रही है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से जा रही है, तो हमारे पास तीन समीकरण आते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये सब हम ऑलरेडी खोज चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये समीकरण हमें इस्तेमाल करना है। और अगर कोई बॉडी वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन से जा रही है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन हमें अपने पैरामीटर समझ आ गए कि मेजरिंग पैरामीटर्स हमारी शुरुआत जो होगी वो यहां से होगी। अब इसी के साथ अगर हम चलें तो हम बात करते हैं कि अगर एक बॉडी को रोटेट करना है, ठीक है, तो हमें जानना होगा उसका कॉज ऑफ रोटेशन। कॉज ऑफ रोटेशन क्या होता है, अगर हम इस चीज को अब ऑब्जर्व करें तो हमें क्लियरली एक बात नजर आती है कि कॉज ऑफ रोटेशन जो है ना, वो यहां पर क्या है। अब डायरेक्टली बुक में क्या होता है, बुक में तो डायरेक्टली लिख देते हैं कॉज ऑफ रोटेशन ये है, इसका ये फॉर्मूला है, ऐसे मत पढ़ना, ठीक है। कॉज ऑफ रोटेशन जो वास्तविक जीवन में हम देख सकते हैं, वो कॉज ऑफ रोटेशन क्लियरली हमारे पास सबसे पहले जो चीज निकल कर आती है वो है फोर्स। फोर्स है कॉज ऑफ लीनियर मोशन, या फिर मैं कहूं ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर निकल जाता है बार बार, लेकिन कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन का जो ट्रांसलेशनल मोशन का जो कॉज है वो क्या है, फोर्स। लेकिन यही फोर्स हमें रोटेशन प्रोड्यूस करता हुआ भी नजर आ रहा है। यदि मैं एक्सिस पर फोर्स लगाऊं तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक्सिस से थोड़ा दूर फोर्स लगाता हूं तो बॉडी रोटेट करती हुई नजर आती है, कभी करती है कभी नहीं करती, और ये फोर्स की दिशा पर डिपेंड कर रहा है। इट मींस ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो हमें नजर आ रही है वास्तविक जीवन में। इसी ऑब्जर्वेशन का यदि मैं इस्तेमाल करूं तो सबसे पहले चीज, इन चीजों के साथ हमें फोर्स के साथ दो चीजें फील होती हैं, और वो ये है कि हाउ फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। एक तो ये हो रहा है हाउ के साथ मैं लिखूंगा हाउ एंड व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशन, क्योंकि एक बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो कभी कभी तो रोटेट करता है, डिपेंड करता है फोर्स कैसे लग रहा है, बट अभी हमें नहीं पता है ना। लेकिन वास्तविक जीवन में देखें तो मैं इस बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहा हूं तो ये ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये रोटेट कर रहा है। तो यहां पर अपने आप सवाल क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि हाउ एंड व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशन, एक तो ये, और दूसरी चीज कि हम अब बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। तो इसी के साथ अगर हम अपने सवालों का चयन सही से कर लें तो हम हर चीज को समझ सकते हैं, और वो ये है कि मैं इस बॉडी पर फोर्स एक पार्टिकल पे लगा रहा हूं, हालांकि उंगली की एक चौड़ाई है, बात करूं तो मैं कई पार्टिकल्स पे लगा रहा हूं, बट सोचो कि बहुत छोटी जगह पे लगा रहा हूं तो कुछ, या ऐसे समझो एक पार्टिकल पे लगा रहा हूं, बट बाकी पार्टिकल जिन पर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो ये बॉडी क्यों मूव कर रही है। तो सवाल का जवाब तो खुद निकल कर आता है कि हाँ, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो यहां इंटरनल फोर्सेस ट्रैवल कैसे करती हैं, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो, आप यहां पर बात करो, मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो आपस में रिजिड है, आप फोर्स लगा रहे हो एक पार्टिकल पे, बाकी पार्टिकल्स का जो मोशन है इसको कैसे एनालाइज किया जाए, यानी कि जो फोर्स है ऑब्वियसली इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, लेकिन हाउ दिस फोर्स इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द एक्सटर्नल फोर्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फोर्स को ऑब्जर्व करा जब हम लोगों ने, तो ये दो सवाल मन में आते हैं कि ये किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये रोटेशन कब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो
अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बिना कुछ चीजों को याद किए, डेफिनेशंस रटे हुए, हम क्लियरली इन बातों को यहां पर फील कर सकते हैं कि रोटेशन को हमें एनालाइज करना है तो मेजरिंग पैरामीटर्स हमारे एंगुलर होंगे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो सर्कुलर पैरामीटर्स हमारे पास ये रहे, और यहां पर सर्कुलर पे ही अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारे हैं और हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है, इसलिए ith पार्टिकल का रेडियस हम RI से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका मास MI से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हो गया छोटी सी बात। लेकिन साथ ही साथ अगर देखे जाए तो अगर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स को देखूं, मान के चलो मैं इसी में एक ऐसा पार्टिकल लेता हूं जो कि इसी रेडियस पे है लेकिन और छोटा रेडियस है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अलग अलग पार्टिकल को देखूं तो उनके रेडियसेस अलग अलग हैं, तो अलग अलग रेडियस होने की वजह से उनके आर्क लेंथ, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन जो होगा वो डिफरेंट आएगा। लेकिन जो उसकी यहां पर एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन है, वो यहां पर सेम आएंगे। क्यों आएंगे? सिंपली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको टॉप व्यू से देख के कि ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, सिमेट्रिकल नहीं बना बट सेम सर्कुलर लेंथ है, ठीक है। इसका पोजीशन है R1 और इसका है जो रेडियस है, दूसरे वाले का जो रेडियस है वो है R2। एक पार्टिकल यहां लेते हैं, एक पार्टिकल यहां लेते हैं, ये घूम रहे हैं। अब जब ये घूमेंगे तो इनका जो थीटा होगा वो आपका क्या होगा? क्लियरली सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है, मान के चलो 30 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए रोटेट करती है, तो ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा और ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये होगा R1 और ये आपका R2 है। और यहां पे जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो दोनों ही केसेस में 30 डिग्री का होगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो 30 डिग्री यानी कि π/6 को अगर मैं टाइम से, जो टाइम लिया दोनों ने वो तो सेम ही लिया है, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों के लिए सेम होगी। वेयर एज जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी, या फिर मैं कहूं जो उसकी स्पीड है, लीनियर स्पीड है, इन दोनों के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि आर्क लेंथ ये S2 है, ये S1 है, S2 बड़ा है S1 से, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने उतने ही टाइम में, वेरएज S1 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने ही टाइम में, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। आर्क लेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा हुई है, इसकी स्पीड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो इट मींस ये पार्टिकल्स के साथ वेरी करेगा, बट ये यहां पर कॉमन पैरामीटर आएगा। और इसी के साथ इस मोशन को स्टडी करने के लिए एंगुलर पैरामीटर्स हमारे लिए बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहने वाला है। और ये बात याद करने वाली नहीं है, ये बात हम बता पा रहे हैं कैसे? सिर्फ ऑब्जर्व करके। तो यहां पर क्लियरली ये पैरामीटर्स यहां पर सेम रहेंगे फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम के हर पार्टिकल्स के लिए ये पैरामीटर सेम रहेंगे, बट ये पैरामीटर्स वेरिएबल होंगे, ये पैरामीटर वेरिएबल्स होंगे, यानी कि हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा। लेकिन क्योंकि बेशक ये वेरिएबल है, हम इनको स्टडी करेंगे और इनके बेसिस पर उस पार्टिकल के रेडियस से मल्टीप्लाई करके ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसानी से हम इन पर फोकस करें तो ये तो अपने आप निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के समीकरण को हम ऑलरेडी कुदरत में ऑब्जर्व करके खोज चुके हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ ये बात समझ आ गई, और अब आगे देखें तो हमें क्या समझ आया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि कॉज ऑफ रोटेशन यहां पर फोर्स है। उसी फोर्स के ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चन हमारे माइंड में फैब्रिकेट हो चुके हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ही हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं कि हाउ एंड व्हेन फोर्स प्रोड्यूस रोटेशन एंड हाउ द एक्सटर्नल फोर्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका जो मोशन है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें अब हमें ऑब्जर्व करनी है। तो शुरुआत करते हैं हम इस चीज के साथ कि भैया यहां पर बॉडी रोटेट कब करती है। तो क्लियरली हम लोग यहां पर लेते हैं एक डोर को लेते हैं, जिसको अभी हम साइड से देख रहे हैं। ये आपके लिए एक डोर है, और डोर इसलिए क्योंकि हम सबके घर में मौजूद है। क्लियरली ये ऑब्जर्वेशन हमने हर जगह करी ही है और बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा फेमिलियर एग्जाम्पल हो जाता है। अब डोर जो है वो अपने कॉर्नर एक्सिस पर ही रोटेट करेगा, क्योंकि हिंजेस इसके यहीं पर लगे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी छोटे से छोटे बात को भी ना अपने आर्काइव में रखा करो, क्योंकि आगे वो शायद एक बड़ी खोज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो एक ईस्टर एग। अब यदि मैं इसमें कोई एक पार्टिकल सेलेक्ट करता हूं, लेट से ये वाला पार्टिकल सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं इसे रोटेट करवाना चाहता हूं, मैं कॉज ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं जो कि फोर्स है, लेकिन मैं साथ ही साथ यहां पर फोर्स में ये भी देख रहा हूं कि कभी कभी वो रोटेट कराता है, कभी नहीं कराता। तो अब हमें जानना है कब वो रोटेट कराएगा, कब वो रोटेट नहीं कराएगा। तो इसी से मुझे उस कॉज ऑफ रोटेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी कैसे? वाया ऑब्जर्वेशन। तो अब अगर मैं फोर्स को, अगर मैं कहूं ये वो पार्टिकल है और इसका मैं रेडियस अगर मैं निकालूं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लेते हैं ith पार्टिकल है, तो RI इसका रेडियस है। यदि मैं फोर्स इस रेडियस वाली दिशा में लगाता हूं F, ठीक है, तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? आपका जवाब सिंपल, आपको पता है कि दरवाजा अगर मेरे पास ऐसे है और मैं दरवाजे को इधर खींचता हूं तो ये दरवाजा रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, 90 डिग्री पर फोर्स लगा दूं, दरवाजा आसानी से रोटेट करता है। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखना, और साथ ही साथ, मतलब मुश्किल नहीं है ये नहीं कह रहा, छोटी छोटी बातों को
ऑब्जर्व करना और क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करने हैं अपने ब्रेन में व्हाइल ऑब्जर्विंग थिंग्स, क्योंकि हमें तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है ना। हमारा काम ये नहीं है कि ये याद करना है, ये याद करना है, याद करना है। अगला सवाल जो हमें अगली खोज की तरफ लेके जाए वो कैसे डेवलप करें, इस पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन अगर मैं कहूं कि फोर्स वेक्टर पैरेलल है रेडियस वेक्टर पे, ठीक है, तो नो रोटेशन, नो रोटेशन, ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैंने लिख लिया कि रोटेशन नहीं है। अब यदि मैं फोर्स को, ठीक है, मान के चलो, अब क्योंकि ये तो फ्रंट व्यू है, ठीक है, अब ये जो मार्कर की डायरेक्शन है यही मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्लियरली ये बॉडी, ये डोर जो है रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि अगर मैं 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहा हूं, यानी रेडियस वेक्टर के 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहा हूं, तो बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, यानी कि अगली ऑब्जर्वेशन की एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, इट प्रोड्यूसेस रोटेशन। तो ऑब्जर्वेशन से हमें कॉज ऑफ रोटेशन जो फोर्स नजर आ रहा है, अब उसके अंदर और बेहतर जानकारी मिल रही है, और वो जानकारी ये है कि हमारा फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन व्हेन जब वो उसके परपेंडिकुलर हो रेडियस वेक्टर के। और रेडियस वेक्टर कहां से लोगे आप? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोगे। किससे लोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोगे। तो अब ये बात निकल कर आती है कि अगर हम यहां पर इस चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि रेडियस वेक्टर के वो परपेंडिकुलर ना हो बल्कि किसी एंगल पर हो। जैसे कि मान लेते हैं ये है रेडियस वेक्टर, फोर्स, अब ये जो फोर्स मैं ऊपर दिखा रहा था वो साइड में दिखा रहा हूं, वो रेडियस वेक्टर से एक एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्लियरली जानते हैं कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के पैरेलल आ गया तो ये रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट ये वाला कंपोनेंट जो है वो ही रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। इट मींस इस फोर्स वेक्टर के जो कंपोनेंट है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स और वाई लिखने की बजाय मैं ऐसे लिखूंगा एफ पैरेलल, और मैं यहां लिखूंगा एफ परपेंडिकुलर। हम अपने सिंबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस एफ वेक्टर के जो दो कंपोनेंट है एफ पैरेलल और एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारी एक आदत हो जाती है ना, थीटा बस एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअल नॉलेज क्या है वो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। अगर मैं थीटा मान लो ये ले लूं तो वहीं पे फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो कि पैरेलल कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो थीटा हम कुछ भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, बट हम इसी वजह से स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हम थीटा को कहां लिखेंगे ताकि जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं ना वो सबके लिए सेम हो। तो स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं वो बात हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर से एक छोटा सा रिवीजन हो गया। ठीक है, हम थीटा ये ले सकते हैं बट हम लेते नहीं है, हम हमेशा यही से थीटा लेते हैं जस्ट बिकॉज की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो पहला वेक्टर आप ले रहे हो उससे और दूसरे वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, हम थीटा वही लेते हैं ताकि सारी दुनिया वही करे, ताकि कोई अगर इस थीटा को लेके फॉर्मूला बनाए, कोई इस थीटा को लेके फॉर्मूला बनाए, तो ऐसे तो सबके फॉर्मूले अलग अलग आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो लोग कंफ्यूज होंगे। तो उस कंफ्यूज होगा दोनों का सही, लेकिन क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, समीकरण अलग हो जाते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, दैट इज व्हाई वी मेक स्टैंडर्ड्स। ओके, चलो हर चीज रिवाइज हो रही है देखो, क्योंकि एक नई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो पुरानी बातें जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसका भी एक छोटा सा रिवीजन होता जा रहा है। तो अब क्लियरली कि पैरेलल वेक्टर जो है वो पैरेलल कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरी चीज, हमने इस पॉइंट पे जब फोर्स लगाया, ठीक है, तो आ रही था। अब यहां पर बात ये आती है कि एक क्लियर डे टू डे लाइफ की एक हैबिट है, हम जानते हैं कि हम दरवाजे को अमूमन उसके कॉर्नर से ही खींचते हैं, ठीक है। और कई बार हमने किया होगा, कई बार हमने ये छोटी छोटी चीजें करी होंगी जिसमें मजा भी आता है कि हम दरवाजे के ना बहुत पास फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, जहां पे वो रोटेट कर रहा है उसके बहुत पास फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमें दिखता है कि हमें बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ही मेहनत लग रही है। तो यहां पर एक चीज नेचर में ऑब्जर्व करने पे हमें पता चल रहा है, और वो क्या है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही कॉज नहीं है, यहां पर जो ये रेडियस है ये भी वन ऑफ द कॉज है रोटेशन के लिए। और वो क्या है कि अगर रेडियस छोटा होता जा रहा है, अगर मैं सीधा इस एक्सिस पर फोर्स लगाऊं, मान लेते हैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे एक्सिस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं तो रोटेट कर रही है वो, और धीमे कर रही है, लेकिन थोड़ा और दूर ले जा रहा हूं थोड़ा फास्ट कर रही है, सेम फोर्स पे और दूर ले जा रहा हूं तो और आसानी से, यानी ईज ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो क्लियरली यहां पर एक चीज निकल कर आई कि जो कॉज है उस कॉज में यहां पर रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है। और वो रोल क्या है कि रोटेशन जो है आपकी प्रोपोर्शनल है रेडियस वेक्टर की, एंड प्रोपोर्शनल है एफ वेक्टर की, एफ वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, एफ वेक्टर के मतलब इसको ऐसे बोलो, प्रोपोर्शनल टू एफ वेक्टर ना बोल के मैं अगर क्लियर बात में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा मैं इसे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से क्लियरली नजर आ रहा है कि आर वेक्टर
पे प्रोपोर्शनल है एंड कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर के ये प्रोपोर्शनल आ रही है। इट मींस कि हमने फाइनली कॉज को पकड़ लिया है कि रोटेशन जो होगी उसका जो कॉज है वो ये चीज है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस कॉज का रोटेशन के साथ रिश्ता क्या है, यानी रिलेशन क्या है। अब हमें सेट्स किनके बनाने हैं पता है, इन सेट्स के बीच में जो मैपिंग है हमें वो ढूंढनी है और हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। मैपिंग को ही हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो इनको अब हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यही वो मैपिंग है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। तो इस चीज को देखें, और जब भी हम किसी समीकरण को पहली बार खोजते हैं तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसका स्केल हम पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दैट इज वाई सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो अब मैं बात करूं कि जो हमारा रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉज अकेला फोर्स तो है नहीं। ट्रांसलेशनल मोशन में तो फोर्स है, तो हमने फोर्स उस वहां पर हमने जो खोजा था उसको नाम दिया फोर्स। बट यहाँ पे फोर्स के साथ साथ रेडियस भी उसका कॉज है। तो अब हमें एक नया नाम देना पड़ेगा, एक नए नाम की हमें जरूरत है। उस नाम को हमने दिया कि कॉज ऑफ रोटेशन जो है वो फोर्स एंड रेडियस है। तो इन दोनों से मिलकर जो भी समीकरण अब हम खोजने वाले हैं, उसका हम एक नाम दे देते हैं, जिसका रिलेशन अभी हमें नहीं पता है, बट अब हमें यह तो पता है कि इनसे कुछ तो बनेगा। अब उस कुछ का नाम हमने यहां पर दिया टॉर्क। कॉज ऑफ रोटेशन यहां पर निकल कर आया टॉर्क। इसको हमने एक नाम दे दिया है और इसको सिंबल दे दिया हमने टाउ। टाउ हमने सिंबल दे दिया। अब ये तो हो गया फाइनल सिंबल, ये उनके कॉजेज हो गए, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है। इनका कनेक्शन इक्वल टू क्या होगा, टाउ के बराबर होगा। अब हमें ये खोजना है कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर वेक्टर, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जो कि परपेंडिकुलर कैसे देखोगे, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर देखोगे, एफ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ऐसे पूरी बात हमने यहां पर लिख दी, छोटे से फॉर्म में लिख दी। तो अब हम इसकी भी आदत डालेंगे, इतनी लंबी लंबी लाइन लिखने की बजाय साइंटिफिक सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और क्या, अब तो हम मेच्योर हो रहे हैं ना टाइम के साथ, इतना तो हो गया है कि अब हम लंबा लिखने की बजाय ये भी लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो वो इसके है। अब प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली डिवाइड आने से रहा। प्रोपोर्शनल में दो ही चीजें आती हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो टॉर्क हो मेरे पास आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल में, ठीक है, और टॉर्क हो मेरे पास आर वेक्टर मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं यहां पर अभी मल्टीप्लाई का जो सिंबल लगा रहा हूं, मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलने वाला हूं, ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशन से ही हमें निकलती है। और मैंने कहा था ना, चुनिंदा छोटे छोटे सवाल मन में आएंगे उनको खोजना, ठीक है। आप अपनी जर्नी पर फोकस करो, जर्नी पर, जो कि आपने 11th में जब शुरू करी है, ठीक है। आप इस जर्नी में अभी तक जो भी चीजें एनालाइज करते आए हो, ठीक है, उसमें मोशन की एनालिसिस हुई, ठीक है, राइट वे में सोचना, ठीक है, मोशन की एनालिसिस हुई। लेकिन उसी के साथ हम लोगों ने वेक्टर्स को स्टडी किया। और उसी वेक्टर की स्टडी में हम लोगों ने एक बात करी थी कि वेक्टर्स के प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। बट वास्तविक जीवन के अंदर इंसानों ने जब पहली बार कभी इन चीजों को देखा होगा, ठीक है, जब इन्होंने देखा होगा तब उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा होगा। ऐसा तो नहीं है ना, जिस इंसान ने जब पहली बार देखो वेक्टर उसने समझ लिया, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी वो तब देगा ना जब वो उस चीज को लाइफ में पहली बार एनकाउंटर करेगा। हमने डॉट प्रोडक्ट को कहां एनकाउंटर किया, वर्क में एनकाउंटर किया, ठीक है। और वहां पर हमने डॉट प्रोडक्ट एनकाउंटर नहीं किया था एक्चुअली में। अब शब्दों की गहराई को समझना, हमने वहां पे डॉट प्रोडक्ट एनकाउंटर नहीं किया था, हमने वहां पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को एनकाउंटर किया था, ठीक है। और आज भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को एनकाउंटर कर रहे हैं। बट इन्हीं दो एनकाउंटर्स के अंदर हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, और वो ये है कि जब हमने वर्क में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को एनकाउंटर किया, यानी कि फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब हमने उसके प्रोडक्ट को एनकाउंटर किया था, तो वहां पर हमें एक चीज नेचर ने दिखाई थी कि पैरेलल कंपोनेंट्स यहां पर, मतलब फोर्स अगर डिस्टेंस के एक एंगल पर भी था तो उसका परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो वहां पर हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई होते हुए नेचर में देखा। आज भी हम लोग वही चीज देखने वाले हैं कि दो वेक्टर्स यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल नहीं लगा रहा हूं, मैं ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहा हूं। दिस इज रेगुलर मल्टीप्लीकेशन सिंबल, रेगुलर मल्टीप्लाई सिंबल, ठीक है, मल्टीप्लाई सिंबल। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, रेगुलर क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम अपनी जर्नी को अगर देखें तो हम भी उन्हीं खोजकर्ताओं की तरह आज उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां पर अभी तक हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को सिर्फ एक बार एनकाउंटर किया है अपनी जर्नी में, वो है वर्क के अंदर। और अभी तक हमने जो एनकाउंटर किया है, ठीक है, हालांकि बीइंग अ स्टूडेंट हमने पढ़ रखा है कि वो डॉट है, वो क्रॉस है, ठीक है, लेकिन हमारा काम है सारे ज्ञान को एब्जॉर्ब करना, सारे ज्ञान को समझना और वास्तविकता को समझना। तो अभी हम यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस ऑब्जर्वेशन के साथ हमें यह बात समझ आती है कि यार वेक्टर्स के प्रोडक्ट ना दो प्रकार से हमें नेचर में देखने को मिल रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बाद इंसानों ने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी को पब्लिश किया, और वो ये कि नेचर में दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं वेक्टर में। एक जहां पैरेलल मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जो ज्ञान मैंने वहां दिया था, वहां मैंने कहा था ना
कि भविष्य में आपको इन चीजों के साथ और कनेक्ट करना है, तो वहां से उस ज्ञान की शुरुआत तो हमने कर दी, लेकिन आज सही मायने में उस चीज को हम और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और वो ये है कि हमने नेचर में देखा कि दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक जगह तो पैरेलल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक जगह परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं अभी तो हमें खोजने हैं। एक के तो हम खोज चुके हैं कि वर्क में जो रिजल्ट आ रहा है वो तो भैया स्केलर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वो वेक्टर की तरह नहीं है। लेकिन इसको तो अभी हमने सिर्फ ये देखा ना कि प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अब ये भी सोचो, क्या वैज्ञानिक डायरेक्टली बोल देगा कि नहीं प्रोडक्ट हो रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये वेक्टर ही होगा? ऐसे तो नहीं कहा होगा ना उसने। सोचो, साइंटिफिक मानसिकता को डेवलप करो। उसने इस चीज को एनालाइज किया होगा और इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नजर आए होंगे जो एक वेक्टर बिहेव करता होगा। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आपकी तरफ से, ठीक है, कि हो सकता है कि उसने एनालिसिस करी होगी और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आए वो वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए जाके उन्होंने ये कहा होगा कि क्रॉस में ये होता है और डॉट में वो होता है। ठीक है, अपने मन से तो नहीं बनाया होगा ना। डॉट में हमने क्यों कहा कि वो स्केलर है? क्योंकि वो बिहेव स्केलर की तरह कर रहा है। सेम उसी तरीके से अगर ये स्केलर की तरह बिहेव करेगा तो हम इसको स्केलर ही बोलेंगे, लेकिन अगर ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा तो हम इसे वेक्टर बोलेंगे। लेकिन ये बात याद करना या ऑब्जर्व करके समझना हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस बात को समझो। साइंटिफिक मेंटालिटी ऐसे थोड़ी आ जाती है कि आप ऑटोमेटिक साइंटिफिक मेंटालिटी आ जाएगी। हम जैसे अपने आप को नर्चर करेंगे हम वैसे ही बनेंगे। ठीक है, एक पेड़ को अगर पानी चाहिए, आप उसे पानी दोगे तो वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप उसको पानी ना दे के उसमें कुछ और डालना, कोई और लिक्विड, कैरोसिन जैसा लिक्विड डालना स्टार्ट कर दो, क्या पेड़ ग्रो करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए हमें चीजें याद नहीं करनी है, हमें हर चीज पता होनी चाहिए। अब शर्त यह है कि हम याद करके उसे पता कर रहे हैं या फिर खोज खोज के पता कर रहे हैं, और खोजना मुश्किल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लेसन आपको आज अपने ब्रेन में डालना है। इस वीडियो में ये जो कर रहे हैं उसको करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट वे ऑफ एजुकेशन या राइट टेम्परामेंट हमारे लिए, हाउ टू नर्चर आवरसेल्फ। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उसको करेंगे। तो अभी इसीलिए मैं इसको एक रेगुलर मल्टीप्लाई दे रहा हूं, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होने पर या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे जो भी है इसका बिहेवियर हम एनालिसिस से जानेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कॉज ऑफ रोटेशन जो है उसको हमने टॉर्क बोला। या तो वो प्लस हो सकता है या मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोपोर्शनल है और हमें इसके बीच का समीकरण नहीं पता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहली बार खोज रहे हो किसी चीज को तो वो वन ही होती है, क्योंकि टॉर्क के लिए स्केल आप इसके बेसिस पर डेवलप करोगे, तो के की वैल्यू वन ले लो, स्केल उसके हिसाब से बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि प्लस वाले समीकरण को देखता हूं। अगर आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर है, अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो ऑब्वियस सी बात है आर वेक्टर तो है तो टॉर्क आएगा, और टॉर्क है तो रोटेशन कॉज होनी चाहिए, बट रोटेशन कॉज होगी नहीं क्योंकि फोर्स जीरो तो टॉर्क जीरो। ठीक है, यही आ रहा है, तो इस वजह से ये पहला समीकरण हो जाता है गलत। ठीक है, आगे और खोजना ही नहीं है, एक भी पैरामीटर पे गलत तो आगे एनालिसिस खत्म वहां पर। अब दूसरे बात करते हैं, फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं और रेडियस नहीं, जैसा कि मैंने आर को जीरो किया और हिंजेस पर फोर्स लगाया तो क्या बॉडी रोटेट हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो रेडियस नहीं तो टॉर्क नहीं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं, जब पैरेलल लगाया तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो है, अगर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं तो यहां पर टॉर्क नहीं। तो हमें मिल गया कि यहां पर जो टॉर्क है वो बेसिकली आर वेक्टर मल्टीप्लाई, बोल रहा हूं मैं इसे भी, क्रॉस नहीं बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई एफ वेक्टर के बराबर आ रहा है। या फिर मैं ये कहूं क्योंकि मल्टीप्लाई बोल रहा हूं तो मैं यहां एफ परपेंडिकुलर दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास अब हम उसी बात को जो अभी मैंने समझाया वही बात निकल कर आती है कि हमने कुदरत में दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट देख लिए अब। ठीक है, और इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, समानांतर होते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इनमें एक अंतर निकल कर आ रहा है, और वो अंतर क्या है कि हमने दो बार अभी अपनी जर्नी में दो बार हमने वेक्टर प्रोडक्ट को एनकाउंटर किया है, एक वर्क के अंदर और अब टॉर्क के अंदर। इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों तो प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस यहां पर ये है कि वर्क के अंदर पैरेलल पैरेलल कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट था और टॉर्क के अंदर आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है। हम इस चीज के बारे में तो ये जान चुके हैं कि पैरेलल कंपोनेंट्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, तो जो रिजल्ट है वो आपका स्केलर है। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देखा है कि काम जो है, अगर हम इस दिशा में काम करें इस दिशा में काम करें तो उससे काम जीरो नहीं हो जाता है, काम आपका ऐड ही होता है, तो वो स्केलर बिहेव कर रहा है। अब हमें क्या जानना है कि हम इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, खुद से नहीं बना देंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अब हमारी क्यूरियोसिटी, अगला क्वेश्चन अपने आप आ गया है, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर?
और अ वेक्टर। ठीक है, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है, अगली चीज ये निकल कर आती है। तो अब हम यहां पर कहते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास दो चीजें निकल कर आ रही हैं, तो हमें यहां पर एक नए सिंबल का इस्तेमाल करना चाहिए, एक सिंबल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले इसको देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। अगर तो ये प्रोडक्ट स्केलर निकल गया तो सिंबल की जरूरत नहीं है, फिर तो मल्टीप्लाई का सिंबल काम करेगा। लेकिन अगर वेक्टर निकल गया तो हमें इन, क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर है यहां पर, दो प्रोडक्ट्स का वेक्टर स्केलर हो यहां पर, तो सिंबल एक ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, या फिर बस डिफरेंशिएट करने के लिए पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, हम वहां पे दो सिंबल्स बना सकते हैं। और अगर ये स्केलर है और ये वेक्टर है तो उनको डिफरेंशिएट तो हमें करना ही पड़ेगा अगर निकलता है तो। अभी तो हमें नहीं पता है ना, अभी तो हमने सिर्फ ये जाना है कि टॉर्क रेडियस मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट जो है उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, दैट्स इट, हमने सिर्फ ये जाना है। अब करते हैं एनालिसिस। तो अब बात करते हैं कि यार एक बॉडी को हम लेंगे। ठीक है, एक बॉडी को हम लोग लेते हैं, ये वो पार्टिकल है। ठीक है, यहां पर ये रही एक्सिस, ये रहा एक्सिस। अगर मैं इस पार्टिकल को देखता हूं, इस पार्टिकल को देखता हूं, थोड़ा सा ऐसे इमेज बनाता हूं। ठीक है, ऐसे, ये मैंने सीधा एक प्लेट ले ली, एक प्लेट ले ली। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पर मैं इसे रोटेट करवाता हूं, सेंट्रल एक्सिस पे। थोड़ी सी ड्राइंग, छोड़ो ड्राइंग को, मारो गोली। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर अब क्या होता है, मैं एक पार्टिकल को लेता हूं, ठीक है, जिस पर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो इसका मैं टॉप व्यू से दिखाऊं, टॉप व्यू से दिखाऊं तो ये रहा रेडियस। ठीक है, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं ऐसे। ठीक है, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, और ये हो जाएगा इसका आर वेक्टर, ये हो जाएगा इसका आर वेक्टर। ठीक है, अब बात करें कि हमें कैसे डिफाइन करना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ऑब्वियसली इसकी खूबियों को ऑब्जर्व करो। हम कैसे बता सकते हैं स्केलर है या वेक्टर है, इसको ऑब्जर्व करो, इसके कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करो और देखो क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर, ठीक है, स्केलर में क्या होगा, चाहे मैं ऐसे काम करूं, इस दिशा में काम करूं या इस दिशा में काम करूं, ठीक है, वर्क वर्क रहने वाला है, वो ऐड ही होगा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा अगर सेम है तो जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है तो वर्क नेगेटिव आएगा। लेकिन वर्क का जो एडिशन है वो तो स्केलर एडिशन है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव वर्क किया 10 जूल का और नेगेटिव वर्क किया 3 जूल का, तो 10 माइनस 3 7 हुआ। मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया 10 जूल का और फिर पॉजिटिव वर्क डन किया 3 जूल का, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 10 प्लस 3 13 जूल का। लेकिन वेक्टर में क्या होगा कि अगर मेरा एक वेक्टर है 7 यूनिट्स का इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब मैंने वर्क इस डायरेक्शन में करूं या इधर नीचे जाके करूं या उधर जाके करूं, सबको ऐड करूंगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, काम काम होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, मतलब अपना अपना काम करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, सॉरी, अपना अपना काम करेंगे और रिजल्टेंट मोशन इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, यही होता है। तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमें पता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अपना अपना काम करते हैं और फाइनल मोशन जो होता है वो इन दोनों के साइमल्टेनियसली होने की वजह से होता है। ऐसा बिहेवियर दिखा तो हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है। ठीक है, सीधी सी बात। तो हम इसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तो यदि मैं इसके फोर्स की डायरेक्शन को पलट दूं, फोर्स की डायरेक्शन को पलट दूं यानी कि विपरीत दिशा में लगा दूं, जस्ट अपोजिट, यानी अभी अगर मैं एफ वेक्टर लगा रहा हूं तो अब मैं माइनस एफ वेक्टर लगा दूंगा, जो ये फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, हालांकि यहां पे आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा बट ये बोर्ड के अंदर जा रहा है और बोर्ड के बाहर आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखो, टॉप व्यू पे देखो, तो ये रहा, मैंने इस दिशा में लगा दिया। ठीक, अगर ये स्केलर होंगे, ठीक है, तो कंपोनेंट्स मतलब पहला वाला टॉर्क देखूं तो आर एफ मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा वाला भी आर एफ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो इसकी रोटेशन बढ़ जानी चाहिए। अगर ये स्केलर होगा तो ध्यान से सुनना, स्केलर होगा तो मैं फोर्स इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, है तो दोनों परपेंडिकुलर, लॉजिकली बात करेंगे ना कि दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये रहा रेडियस, ये रहा फोर्स, आर एफ, तो 2 RF होना चाहिए, मतलब टोटल रोटेशन की जो वैल्यू है वो 2 RF होनी चाहिए। यानी टॉर्क अगर एक फोर्स का देखूं और दो फोर्सेस लगा रहा हूं, बेशक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डबल हो जाने चाहिए, यानी इसकी रोटेशन बढ़ जानी चाहिए। बट क्या रोटेशन बढ़ रही है? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। ठीक है, तो नहीं बढ़ रही है क्योंकि हमने जो पाया है ना, वो यहां पर पाया आर मल्टीप्लाई एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर रोटेशन नहीं हो रही है, बल्कि अगर दोनों फोर्सेस सेम होंगे तो ये रोटेशन क्या होगी, होगी ही नहीं, कॉस खत्म हो जाएगा, यानी एक दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस यहां पर भी वही सिंबलाइज कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। बट अभी हम प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, अभी हम आर मल्टीप्लाई एफ का मैग्नीट्यूड देख रहे थे। बट मैग्नीट्यूड देख के भी यही समझ आता है कि भैया एड ऑन तो हो नहीं रहा है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट ही कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर रेडियस बदल दूं, ये फोर्स जो है एज इट इज उठा के यहां ले आऊं, एज इट इज उठा के यहां ले आऊं और रेडियस जो है वो माइनस आर वेक्टर कर दूं। ठीक है, तो रोटेशन को देखूं अगर मैं, तो रोटेशन को अगर मैं देखूं तो पहला वाला फोर्स अगर ऐसे रोटेट करा रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा है, अंगूठे को मत देखो, इस फिंगर्स को देखो, ऐसे रोटेट करा रहा है, तो दूसरे वाले केस के अंदर वो ऐसे रोटेट कराएगा, ऐसे आपकी तरफ। ठीक है, यानी रोटेशन की डायरेक्शन बदल जा रही है।
रोटेशन के यानी रेडियस वेक्टर को भी विपरीत करने से अगर मैंने रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी, फोर्स वही रखा, ये फोर्स जो यहां लगा रहा था उठा के यहां लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं यहां फोर्स लगा रहा था, अब मैंने हाथ हटाया, यहां फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। यानी कि यहां दिशा के साथ तो कनेक्शन है, ये इस ऑब्जर्वेशन से समझ आ रहा है। यानी कि टॉर्क हैज अ डायरेक्शन। अब एक कहानी आती है, टॉर्क की अगर डायरेक्शन है तो वो क्या है। अगला सवाल, अपने आप राइट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे, और जब खोजोगे तो क्या आप भूलोगे जिंदगी भर, क्योंकि आप खोज रहे हो, कभी नहीं भूल सकते, याद करोगे तो पक्का भूल जाओगे। ठीक है, तो एक चीज समझ आती है कि टॉर्क, टॉर्क के बारे में बात करें तो हम यहां पर क्लियरली ये लिख सकते हैं कि टॉर्क हैज अ डायरेक्शन, हैज अ डायरेक्शन, बट कौन सी, टॉर्क हैज अ डायरेक्शन बट कौन सी। ये अगला इंपॉर्टेंट बात निकल कर आता है कि टॉर्क की अगली डायरेक्शन क्या होगी। तो अब ये बात आती है कि टॉर्क की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर वाले डायरेक्शन में लूं, एफ वेक्टर की डायरेक्शन में लूं, कहां लूं, ध्यान से सुनना, कहां लूं। और अगर मैं उसे वेक्टर की तरह देख रहा हूं तो उसमें वेक्टर के पैरामीटर्स अभी मैंने सोचना स्टार्ट किया है, अभी मैंने पूरा मान नहीं लिया है। ठीक है, टॉर्क के पास डायरेक्शन है तो इसलिए मुझे वेक्टर की तरह इसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल को देखूं, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को देखूं, तो यहां पर क्लियरली आता है कि ये अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये अगर बॉडी है, मान लेते हैं ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है, इस एक्सिस पर रोटेट करेगी, ठीक है, इस एक्सिस पर रोटेट करेगी। अब मैं कहता हूं कि ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, इसका रेडियस जो है r1 है, इसका रेडियस जो है R2 है। ठीक है, हमें नहीं पता अभी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, हमें नहीं पता टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये बॉडी रोटेट कर रही है, इस पे जो फोर्स है F1 इधर लग रहा है, इस पे जो फोर्स है वो F2 इधर लग रहा है। ठीक है, ये मतलब टॉप व्यू से अगर मैं दिखाऊं, टॉप व्यू से दिखाऊं तो ये ऐसे ही आड़ा टेढ़ा सा डिजाइन होगा। ठीक है, F1 इधर लग रहा है और F2 जो है वो इधर लग रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर ही मान लो, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही ले लो, बेसिकली परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। अब अगर हम देखें, ठीक है, कि हमें नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बट हम इसकी डायरेक्शन को खोजेंगे वाया ऑब्जर्वेशन। बात ये निकल कर आई कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन को मैं टॉर्क की डायरेक्शन मानूं, क्योंकि मुझे वेक्टर जैसा लग रहा है वो, तो क्योंकि वो बिहेव वेक्टर की तरह कर रहा है। ठीक है, स्केलर की तरह होता तो ऐड हो जाता, बट उसने स्केलर की तरह बिहेव किया ही नहीं। वेक्टर की तरह बिहेव करना कोई बड़ी चीज थोड़ी है, स्केलर की तरह ऐड नहीं हो रहा तो अपने पास तो दूसरी चीज क्या निकल कर आती है, वेक्टर। तो ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या लूं मैं, चैलेंज सबसे बड़ा यह क्या लूं। अगर मैं ये रेडियस वेक्टर को ही टॉर्क की डायरेक्शन मान लूं, या रेडियस और एफ वेक्टर में ऐसे समझो, ये है रेडियस वेक्टर, ये है एफ वेक्टर। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस क्या है, या तो मैं टॉर्क की ये डायरेक्शन ले लूं जो मैं ग्रीन कलर से शो करूंगा, ऑप्शंस चेक कर रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी जर्नी को देखो तो पहली बार दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या है। मैं ये ले लूं या ये ले लूं, और ये क्यों बता रहा हूं पता है, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो एक डिस्कवरर के मन में आते हैं, क्योंकि आप वो खोज रहे हो जो किसी को नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइमर हो उसके। आप कैसे डिसाइड करोगे क्या करना है, अपने मन से तो उसको नहीं बनाओगे ना, जो नेचर में वास्तविकता है उसी को देखोगे। तो उसी तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, ये डायरेक्शन लूं, ये डायरेक्शन लूं, या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन लूं। इस तरह से देखो तो यहां पर तो बहुत सारे डायरेक्शन आ रहे हैं, तो चलो मैंने कहा एक पे ट्राई करते हैं कि मान लेते हैं मैंने ये वाला डायरेक्शन लिया, जैसा केस यहां होगा वैसा ही केस इधर इधर भी सेम आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि यही मेरा टॉर्क का डायरेक्शन है, तो इस वाले केस में टॉर्क का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब अगर टॉर्क वेक्टर है तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा मेरे पास, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है, रिजल्टेंट टॉर्क इन दोनों के बीच में होगा। अगर मैं टॉर्क की डायरेक्शन ये मानता हूं तो, ये मानता हूं तो इस हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि एक बॉडी इधर है, ठीक है, एक पॉइंट इधर है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं देखूं और इसको अगर मैं देखूं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मैंने जो लिखा जरूरी थोड़ी है वो सही है, ये तो मैंने माना है अभी, इसके बेसिस पर मैं आकलन करूंगा। अगर ये हर पैरामीटर के साथ सूट करता है तो इट इज गुड, नहीं करता है तो कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये इस चीज को देखो कि ये दूसरा पार्टिकल है जिसका रेडियस R3 है, R3 और R1 बराबर ले लो, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है जो F1 के बराबर है, F3 बोल दिया बट F1 के बराबर है। इस केस में अगर मेरा जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो ये है, इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन ये है, बाकी मैं फोर्सेस को अगर हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो मेरा नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर मैं टॉर्क की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में मानता हूं तो ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा, और अगर वो जीरो हो जाएगा, ध्यान से सोचो, अगर वो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब इसे घूमना नहीं चाहिए, बट इन रियलिटी ये तो घूमेगा। अगर आप दो बॉडीज पर एक तरफ में इधर फोर्स लगाता हूं और एक तरफ में इधर, तो ये घूम रहा है ना, रुका तो नहीं। बट इस केस में अगर मैंने ऐसा मान लिया कि वो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, तो उसे क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए।
क्या ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब जो मैंने सोचा वो गलत है। उसी तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, दोनों ऑपोजिट है। अगेन रुक जाना चाहिए, क्या वो रुका? नहीं रुका। अगर सेम फोर्सेज हैं तो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन लेता हूं तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसे रुक जाना चाहिए, क्या वो रुका? नहीं रुका। अब बात ये आती है कि भैया ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई, क्योंकि तीन डायरेक्शन देख लिया। अब उसी तरीके से मैं कोई रैंडम एंगल भी लेता हूं, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो इस हिसाब से उस 360 डिग्री में तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस बनते हैं। तो इसका मतलब यार क्या लिया जाए? कहीं पर भी करूंगा सेम इसी तरीके से वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। 3 बार वेरीफाई कर लिया, किसी भी एंगल पे जाओ सेम ही तरीका हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो देर इज अ प्रॉब्लम अराइज्ड इन द डायरेक्शन। अगर हम इसे वेक्टर की तरह मान रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही है हमें। हमारे पास प्रॉब्लम यह आ रहा है कि ये बिहेव स्केलर की तरह तो नहीं कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तो ये एक वेक्टर है। बट अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ठीक है, अब वेक्टर के अंदर एक चीज होती है, जब भी कभी दुविधा में फंसो, यानी कि एक प्रॉब्लम में फंसो, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। आप वो चीज प्रोसेस कर ही नहीं सकते आपके ब्रेन में जो आपके पास है नहीं, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है प्रोसेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वो तो प्रोसेस कर सकते हो ना जो आपके ब्रेन में है। जाओ पास्ट में, वेक्टर के बारे में जानो। ठीक है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर की एनालिसिस पे चलते हैं सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन पे स्टडी कर रहे हैं ना अभी, लेकिन प्लस माइनस का वेक्टर तो हम देख चुके हैं। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ए वेक्टर बी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो स्केलर स्केलर एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, स्केलर एडिशन एंड वेक्टर करते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, अगर आप एक गाड़ी के अंदर हो, मतलब एक ट्रेन के अंदर हो, आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, ट्रेन यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो 5 वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा 20, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आता है? सीधा 5 प्लस 20 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, लेकिन वेक्टर आपके डायरेक्टली स्केलर की तरह ऐड तब नहीं होते जब साइमल्टेनियस मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यस, और अगर किसी दो वेक्टर ऐसे हैं तो इसके ये कंपोनेंट स्केलरली ऐड होते हैं और ये वेक्टोरियली ऐड होता है। पैरेलल कंपोनेंट तो स्केलर की तरह ही ऐड होते हैं। तो वी नो बाई ऑब्जर्वेशन, ये वर्ड हमेशा कभी भूलना मत, विज्ञान की दुनिया में ऑब्जर्वेशन ही वो कुंजी है बस। वी नो बाई ऑब्जर्वेशन दैट सेम डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन वेक्टर्स बिहेव बिहेव लाइक स्केलर। ठीक है, ओनली, या फिर मैं कहूं वी नो बाय ऑब्जर्वेशन, ओनली इन सेम डायरेक्शन वेक्टर बिहेव लाइक स्केलर। वेक्टर्स बिहेव लाइक स्केलर, ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, और रोटेशन को वापस से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये एक बॉडी है। ठीक है, मैं एक्सिस जानबूझ के कॉर्नर पे ले रहा हूं अभी, ठीक है, ताकि मुझे रेडियसेस बनाने में आसानी रहे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है ये, जिसका रेडियस है R1, और एक दूसरा पार्टिकल लेता हूं ये जिसका रेडियस है R2, ठीक है, और 3 4 5 6 जितने लेने हो ले लो, दो पार्टिकल इनफ है अपनी बात को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों पार्टिकल्स पे भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इन दोनों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉर्क हैं, अगर मैं इन दोनों टॉर्क्स को देखूं, पहले सिर्फ एक पार्टिकल पे फोर्स लगाता हूं। ठीक है, टॉर्क को अगर मैं देखूं तो वो आएगा R1F1। ठीक है, मल्टीप्लाई है सिंपल, टॉर्क 1 बोलता हूं। टॉर्क 2 को देखूं, मैं टॉर्क 2 को देखूं तो वो R2F2। ठीक है, ऑब्जर्व करो, सिर्फ इसे ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज आ रहा है कि दोनों अगर इंडिविजुअली लगाएं तो रोटेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो भी सेम एंगुलर वेलोसिटी वाला, मतलब एंगुलर डायरेक्शन जो कहेंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन कहेंगे वो सेम टू सेम है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये कौन सा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करा रहे हैं। अगर ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बेसिकली ये कंट्रीब्यूट कर रहा है एसीडब्ल्यू में, और ये भी अकेला एसीडब्ल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब दोनों एक साथ लग रहे हैं, ठीक है, मैं यहां पर अगली ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, अपनी जो ऑब्जर्व करूंगा वही लिखूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे। और जब टुगेदर एक साथ लग रहे हैं तो भी दोनों एसीडब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, दोनों का फ्लिप साइड देखते हैं। अगर मैं इसको सी डब्ल्यू कर दूं और दूसरे को भी सी डब्ल्यू कर दूं, तो टुगेदर अगेन ये दोनों सी डब्ल्यू, मतलब फोर्सेस की डायरेक्शन पलट देता हूं। ठीक है, फोर्सेस की डायरेक्शन पलट देता हूं ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, यानी कि सिंपली दोनों टॉर्क में एड ऑन ही कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को घटा नहीं रहे, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। डायरेक्शन नहीं बोलेंगे अभी, तो डायरेक्शन खोजनी है। दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें तो वो इसमें एडिशन कर रहे हैं। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो फोर्सेस की डायरेक्शन तो नहीं ऐसे बोलूंगा, इसमें मैं क्या बोलूं कि इस केस में अगर मैं देख रहा हूं, ठीक है, ज्यादा बेटर वर्ड यूज करते हैं, वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले वाले केस के अंदर दोनों टॉर्क जो हैं वो सेम सेम रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज और अलग अलग लगाओ तो भी हमने क्या किया,
ऐसा रोटेशन प्रोड्यूस किया पहले वाले फोर्स से जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करे, दूसरे से भी क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करे, और जब दोनों को सेम वे में लगाया एक साथ, तो फाइनल रोटेशन क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। तो यस, अब ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइमर है ना, हमें नहीं पता, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ना बोल के, क्योंकि अगर मैं इस बॉडी पे यहां फोर्स देखूं, R3 पर अगर मैं जाऊं, तो फोर्स अगर मैं इधर लगाऊंगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो यस, देखो, जो वर्ड मुझे भी नहीं पता है, अपने आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने आप मेरी भी एनहेंसमेंट हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखना स्टार्ट किया, हमने दो फोर्सेस लिए, दो अलग अलग पार्टिकल पे लगाने शुरू किए। हमारा टारगेट ये है कि पहले वाले फोर्स से मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करनी है, और दूसरे वाले फोर्स से भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करनी है। तो अब समझ आ गया कि भैया चाहे ये दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाएं ही हैं, लेकिन ये दोनों दिशाओं में अगर मैं इन पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक साथ लगा दिया, अब एक साथ लगा दिया, तो अब हम ये देखेंगे कि वो ऐड हो रहे हैं, मतलब अगर उनकी वैल्यू मान लेते हैं, जो भी रोटेशन आ रही है, वैल्यू नहीं पता मान के चलो, लेकिन अगर ऐड हो रहा होगा तो बढ़ जाएगा रोटेशन की रफ्तार, और अगर एक दूसरे को काट रहे होंगे तो घट जाएगी, जैसे कि विपरीत दिशा में लगा के हमने देखा था। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है रोटेशन। लेकिन जब अलग अलग किया, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ किया, तो भी एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमने क्लॉकवाइज प्रोड्यूस किया, फोर्स की डायरेक्शन बदली, इसमें भी बदली कि क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो, इसमें भी बदली कि क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो, फिर तीनों को एक साथ लगाया, तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या ये काम हम कर नहीं सकते? सिंपल, एक बॉडी लो, रखो, उस पर फोर्सेस लगाओ और देखो, घर पे कर सकते हो ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अकेले अकेले अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक साथ वो एंटी क्लॉकवाइज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करवा रहे हो, दूसरे से भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हो, टुगेदर वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर अब आपने अगली चीज ऑब्वियसली क्या चेक करोगे कि आपने एक से तो एंटी क्लॉकवाइज रखा और दूसरे से क्लॉकवाइज रखा, तो आपने देखा कि फोर्स 1 अकेला एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स 2 हमने ऐसी डायरेक्शन में रखा कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब उन दोनों को टुगेदर लेकर आए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि किसकी ताकत ज्यादा है, उसके बेसिस पर वो रोटेट करता है। मान लेते हैं फोर्स 1 से जो टॉर्क मिल रहा है हमें, RF की वैल्यू, वैल्यू तो पता ही होगी ना, प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू है वो तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि टॉर्क रेडियस और फोर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें डायरेक्शन नहीं पता है, प्रोडक्ट तो पता है ना कि वो उसका प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में RF की वैल्यू आ रही है 40, ठीक है, अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम लोग, और क्लॉकवाइज वाले में आ रहा है 30, तो 40 माइनस 30, तो वो 10 यूनिट्स की मदद से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। मान लेते हैं इसकी यूनिट है, मान लेते हैं 30, और इसकी यूनिट है 40, तो वो क्लॉकवाइज में 10 यूनिट से रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसी चीज है जो डायरेक्शन ढूंढने में मदद कर सकता है, जो डायरेक्शन ढूंढने में मदद कर सकता है, ठीक है। अगर एक बॉडी है, उसमें एक फोर्स जो है, ठीक है, टॉप व्यू से ही बनाता हूं, टॉप व्यू से बनाता हूं, टॉप व्यू से देखें, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो और सेंटर वाला एक्सिस है, तो देखा जाए तो F1 और F2, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट स्टिल देखा जाए तो F1 जो है, RF1 एंड RF2, ये RF1 जो है ये ऐसे रोटेट कराएगा और RF2 ऐसे रोटेट कराएगा, तो ये दोनों ACW और ये भी ACW रोटेशन करा रहे हैं, और एक साथ आ जाएं तो अगेन ये ACW रोटेशन प्रोड्यूस कराते हैं। यानी कि ये दोनों की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनना, शब्द पे ध्यान देना, ठीक है, और ये नर्चरिंग से ही डेवलप होता है। इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, अभी ये दोनों ऐड हो रहे हैं। RF से जो रिजल्ट आया, RF1 से, और RF2 से जो रिजल्ट आया, ये दोनों सेम टाइप ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक साथ कर रहे हैं। जब एक साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वैल्यू ऐड हो रही है, बढ़ रही है। और ये तभी हो सकता है अगर टॉर्क वेक्टर है, जो कि लग रहा है, क्योंकि ये वेक्टोरियली बिहेव कर रहा है, मतलब ये अभी स्केलर की तरह बिहेव नहीं कर रहा, प्रॉपर वेक्टर में नहीं लाया अभी, हो सकता है कोई तीसरी चीज हमें देखने को मिल जाए। तो अभी हम ये कह रहे हैं स्केलर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है और इस केस में देखा जाए तो वो ऐड हो रहा है, तो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो दे मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर बिहेव्स इन सेम डायरेक्शन लाइक स्केलर, ठीक है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर स्केलर की तरह ऐड ऑन होते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। टॉर्क वेक्टर की स्केलर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, यहां पर वो ऐड हो रहा है, ACW ACW एडिशन की तरह काम कर रहे हैं, ACW और CW एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। स्केलर में क्या है, मतलब एक डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही एक्सिस पर है, मगर विपरीत दिशा में, तो सिंपली वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप 5 की स्पीड से इधर नहीं जा रहे हो, इधर जा रहे हो, गाड़ी इधर जा रही है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो स्केलर की तरह ऐड ऑन हो रहे हैं, कोई कंपोनेंट कंपोनेंट का झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो ACW ACW एडिशन करा रहा है, ACW CW में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यानी कि इनकी डायरेक्शन को अगर हम देखें, तो भैया ये दिशा देना, ये दिशा देना, ये दिशा देना, ये दिशा देना, उसी प्लेन पे अगर हम कोई दिशा ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और वो डायरेक्शंस
इनके एडिशन के साथ मैच नहीं कर रही हैं। वो डायरेक्शन मतलब उस प्लेन, वो सर्कुलर पाथ जिस पर वो ट्रेवल कर रहे हैं, उस प्लेन को अगर मैं देख रहा हूं तो उस प्लेन पर वो चीजें, वो जो दिशाएं हम कंसिडर कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो हम ये दिशा मान लेते हैं, ये सब इन बिहेवियर्स के साथ मैच नहीं कर रही है। तो एक बेस्ट वे हमने सोचा, अभी हमने एक सोचा एज एन आइडिया कि यार सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो कि यूनिक हो सकती है और इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करेगी, वो क्या हो सकती है। ये वक्त है सोचने का, क्योंकि नेचर तो बताना चाहता है, अब वक्त आ गया है उन्हीं ब्यूटीफुल माइंड्स का जो सोचें। तो हमने कहा कि इस पूरे सरफेस पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो यहां पर ये एक ये जो एक सरफेस है ना, ये जो एक सरफेस है, इसको मैं कहूं, ये जो एक सरफेस है, ऐसे 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 ऐसे, इस सरफेस को अगर मैं देखूं, ठीक है, इस सरफेस को अगर मैं देखूं तो ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, मैं यहां लिख देता हूं, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है। और अगर मैं इस प्लेन सरफेसेस में कोई भी डायरेक्शन लूं 360 डिग्री में, तो यूनिक डायरेक्शन है, अपना काम नहीं हो रहा है, लेकिन एक यूनिक डायरेक्शन इस प्लेन सरफेस पे पता क्या निकल कर आ रही है, वो है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन दिख रही है मुझे यहां पर। और ये कौन देख पाता है? ब्यूटीफुल माइंड्स। और ब्यूटीफुल माइंड कौन होते हैं? क्यूरियस माइंड्स, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहां पर एक यूनिक डायरेक्शन है, क्योंकि इस प्लेन पे, चाहे अब आप, मुझे कलर बदलना पड़ेगा, चाहे आप इस वाले को देखो, इसमें आर और एफ सेम प्लेन पर है, मतलब इसी प्लेन पर, इसी सरफेस पर ही लग रहा है ना फोर्स। अगर ये देखो, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो आर और एफ सेम ही प्लेन पर तो लाई कर रहे हैं, ठीक है। आर एफ अगर सेम प्लेन पर है और दूसरा आर एफ सेम प्लेन पर है, ठीक है, तो ये वाला बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इन दोनों प्लेन के लिए, इन दोनों को देखूं, अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो इन दोनों के लिए एक यूनिक डायरेक्शन पता है कौन सी है? इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मैं ये कह दूं कि अगर ये ACW है, ये ACW रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में स्केलर की तरह ही ऐड हो रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन मैंने ये कंसीडर कर ली। मान लेते हैं ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और इसको मैं z मान लेता हूं। तो ये जो प्लेन हो, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर सेम प्लेन पर है वो, ठीक है, अगर सेम प्लेन पर है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कहां निकल कर आ रही है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इट डजेंट मैटर फोर्स आपके पैरेलल है नहीं है, रेडियस आपके पैरेलल है नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में है, लेकिन एक प्लेन के ऊपर कोई सा भी रैंडम डायरेक्शन ले लो, ठीक है, इन प्लेन पर रेडियस और एफ के लिए सबसे यूनिक डायरेक्शन पता है क्या है? आप इन चीजों को अब यहां पर ऑब्जर्व करो, जहां पर रेडियस और फोर्स मीट कर रहे हैं ना, वहां पे देखो, इन दोनों के लिए ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अब देखो, और क्या अगर इनकी यूनिक डायरेक्शन आपके लिए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में सोचें कि हम कहते हैं कि ACW की डायरेक्शन में ऊपर मान लेता हूं और CW की डायरेक्शन में नीचे मान लेता हूं, तो अगर ACW फोर्स है तो सारे के सारे ऊपर, ठीक है। तो फाइनल दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, चारों को ऐड करूं, तो फाइनल स्पीड मेरी क्या हो रही है? बढ़ी तो रही है, बढ़ ही तो रही है। यही तो ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं इनके डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं, ठीक है, अपोजिट कर देता हूं, कि मैं ये कहता हूं कि ये CW के लिए नीचे मान लेता हूं, ठीक है, CW के लिए नीचे, तो ऑब्वियसली यहां पर भी तो वही होगा, CW के लिए फाइनल ऐसे ही आएगा, ठीक है। बढ़ी तो रही है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत हो गई है। वेक्टर में +3 और -3 का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। अब ये ACW और CW हमारे लिए डिफरेंशिएट हो गए और एक ही एक्सिस पर आ गए, एक ही एक्सिस पर आ गए। यूनिकनेस ऑफ दिस परपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ दिस परपेंडिकुलर पार्ट। अब मान के चलो कि मैं इस पे से ग्रीन वाला हटा देता हूं और इस पे से भी ग्रीन वाला हटा देता हूं, ठीक है। तो दो ग्रीन वाले हटा दो, ये हटा दिया और ऊपर वाले हटा दिया, मान लो ये और ये मैंने यहां पर लगा रखा है, और दो रेड वाले हटा दो, ठीक है। तो नेट क्या आएगा? ग्रीन, सॉरी, रेड इतना लंबा है, ठीक है, और ग्रीन जो है आपका, वो मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा है रेड से, ठीक है। तो रोटेशन जो होगी वो ओवरऑल इतनी सी होगी, बड़े ग्रीन में से रेड को माइनस कर दूंगा तो ओवरऑल ऊपर की तरफ होगी, यानी कि ग्रीन इतना बड़ा है, ठीक है। अब रेड इसी से बना देता हूं, वो इतना है, तो नेट टू नेट इतना आएगा, ठीक है। और यही बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमें समझ आया कि भैया नेचर इशारा दे रहा था, भैया सेम डायरेक्शन में कहीं पे भी प्लेन पे ही डायरेक्शन जब ढूंढ रहे थे, तो वो हर जगह नेग्लेक्ट हो रहा था और हर पैरामीटर के साथ मैच नहीं हो रहा है। कभी कभी बहुत यूनिक केसेस में काम कर जाएगा, हो सकता है कर जाए, लेकिन काम हमें ढूंढना तो वो है ना जो हर जगह काम करे। ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फिर अब हम और ज्यादा प्रिसाइज बोलें तो जिस प्लेन पर वो रोटेट कर रहा है, जब पार्टिकल जिस प्लेन पर घूम रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इनको वेक्टर्स की तरह मेजरमेंट कर सकते हो। अगर मैं इनकी डायरेक्शन ये मान लूं तो आसानी से हो जाएगा। और यही से अगर एक बॉडी है, मान लेते हैं कि एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, मान लो ऐसे,
ऐसे मान लो, कैसे बताऊं, ठीक है, ये रेडियस है, ये फोर्स है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा केस भी है जहां पर फोर्स जो है रेडियस ये रहा, बट फोर्स जो है वो वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसको हम एरो एरो डिजाइन बोलते हैं। अगर आपको तीर की पूंछ दिख रही है तो एरो अंदर जा रहा है, और अगर डॉट दिख रहा है तो मतलब वो एरो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पूंछ बना देता हूं, पूंछ यानी कि फोर्स कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। इस केस में रोटेशन ऐसे हो रहा है नीचे वाले केस में, और ऊपर वाले केस में रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रोटेशन है ना वो इस एक्सिस पर हो रही है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए डायरेक्शन ये हो गया। इसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो ये वाला हो गया। अब देखने वाली बात यह है, अगेन इसको तो ऑब्जर्व करना बनता है, इसको तो ऑब्जर्व करना बनता है कि एक बॉडी जो ऐसे भी रोटेट कर रही है और ऐसे भी रोटेट कर रही है, तो मुझे कैसी रोटेट होती होगी, तो इन दोनों मतलब ये वाली डायरेक्शन ऐसे हो गई और ये वाली डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये हो गया। तो मुझे रोटेशन क्या है, वो अलग अलग रोटेट होते हुए दिखेंगे, नहीं, इनका कॉम्बिनेशन दिखेगा। और क्या वो वेक्टोरियली बिहेव करेगा, जवाब है हाँ। और कैसे पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, और यही चीज हम यहां पर चेक करेंगे, ठीक है, कि यहां पर आर एफ है, बट उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, इसकी आर एफ की डायरेक्शन, अब हमें 3 डायमेंशन में खेलना पड़ेगा, अब 2 डायमेंशन का जमाना गया, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए अगर दो वेक्टर्स 2D में ही है ना ये, लेकिन इनका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो तीसरे डायमेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि टॉर्क स्केलर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, टॉर्क रेडियस और फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वेक्टर्स जो स्केलर की तरह बिहेव करते हैं उस पैरामीटर को भी कर रहा है। ये वो नॉलेज है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब यहां पर वेक्टर बिहेवियर नजर आ रहा है, ठीक है, और ये स्केलर की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, ये बात पता चल गई। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस अब हमें एक ये चीज चेक करनी है कि क्या दो रोटेशंस अगर एक साथ हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, अब अगर मैं देखूं, मैंने तो ये डिफाइन कर दिया ना कि इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं डायरेक्शन मानूंगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट को मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, ठीक है, ब्लू कलर से। इनका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो एक, ये ऐसे बिंदु से दिखा रहा हूं मैं, यानी कि बाहर की तरफ है, इसका एक्सिस बाहर की तरफ है, बट इसका जो एक्सिस है वो कैसे है, इसका जो एक्सिस है वो इस तरफ है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं सिर्फ टॉर्क को अगर देखूं तो एक टॉर्क वेक्टर यहां पर है जिसको मैं टाउ वन वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है, और दूसरा टॉर्क वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है डॉट बना दिया टाउ टू। इसको बस मैं घुमा देता हूं ऐसे, मतलब ये ये ऐसे दिख रहा है ना टाउ टू। अब मैं इस पूरे फिगर को जो कि परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसको बोर्ड पे लाने के लिए ऐसे घुमा देता हूं, ठीक है। तो बोर्ड पे लाने के लिए ऐसे घुमा देता हूं, तो ये है टाउ वन और ये है मेरा टाउ टू, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहां रख लिया। तो क्या फाइनल बॉडी जो है वो इस एक्सिस पर रोटेट करते हुए नजर आएगी मुझे। अब इसका सेटअप करना थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें अच्छा खासा एक सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी वैग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और इसका सेटअप बनाना एक वो चीज होगा। लेकिन हमने आज के ज़माने में इस चीज़ को सेटअप करना बहुत आसान है, ठीक है? इस चीज़ को सेटअप करना बहुत आसान है, और कैसे, ठीक है? आप ज़रा सोच के देखो, हम स्पेस के बारे में इतनी वीडियोस देख रखी है, तो हम अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन वही प्रोसेस करेगा जो हमारे पास आता है। एक बॉडी को ऐसे घुमा दो, और उसको फिर ऐसे आप उस पे जब वो घूम रहा है ऐसे, मान लो स्पेस में, अंतरिक्ष में आपने उसको ऐसे रोटेशन दे दिया है, वो घूम रहा है, ठीक है? लेकिन टॉर्क लगते रहना चाहिए, ठीक है? टॉर्क लगते रहना चाहिए, क्योंकि आपने फोर्स हटा दिया तो टॉर्क हट जाएगा, फिर तो वो उसकी इनर्शिया से घूम रहा है, ठीक है? और फिर उसको आप ऐसे भी घुमा दो, ठीक है, ऐसे भी घुमा दो। तो इमेजिन कर पाओगे नहीं कर पाओगे समझ नहीं आ रहा है अभी मुझे, लेकिन ऐसे भी घुमा दो, वो ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो एक इस डायरेक्शन में उसको नेट टॉर्क देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो मोशन होगा, ठीक है, मतलब वो इस एक्सिस पर, ऐसा नहीं है कि वो इस एक्सिस पर ऐसे रोटेट करता हुआ दिखेगा। चलो ये हमें आगे भी, अभी हम धीमे धीमे ऑब्जर्व करते जाएंगे ना तो समझ आएगा, ये थोड़ी और आगे की बात आ जाती है जिसके लिए थोड़ी मेच्योरिटी लानी है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है इस एक्सिस पर घूमना स्टार्ट करेगा, वो ऐसे भी घूम रहा है, वो ऐसे भी घूम रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो ऐसा मिल रहा है, मतलब पार्टिकल ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। अभी प्रिसीजन पढ़ाना बाकी है आप लोगों को, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। तो पार्टिकल पार्टिकल को अगर आप देखोगे वो ऐसे भी जाना चाहता है, ऐसे भी जाना चाहता है, तो बेसिकली कुछ ऐसे चला जाएगा। ये रिजल्टेंट हमें आता है, और ये थोड़ा सोचने पे, थॉट एक्सपेरिमेंट करने पर आपको फील होगा, लेकिन चीजें दिख जाएंगी। बट इन शॉर्ट, कई लोगों ने इस चीज को जब सोचा, समझा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो कि हम भी करेंगे समय के साथ, अभी हम और मेच्योर होंगे तो वो चीज हम खोजेंगे, लेकिन अभी तक की खोज हमें ये बता रही है, पहले तो हमें पता चला कि डज नॉट बिहेव लाइक स्केलर, एंड नाउ इन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इट एड्स लाइक वेक्टर जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर की हर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये भी अगर सोचा जाए तो हमें देखने को मिल जाएगा। सही से अगर हम सोचे तो हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज सेटअप बनाना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ गए, पहले पता चला इट डज नॉट बिहेव लाइक स्केलर, बाद में पता चला इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर, वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है सेम डायरेक्शन वाली, और उसी चीज को ऑब्जर्व करके हमने डायरेक्शन को जब खोज लिया, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि
टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करने हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, क्योंकि वेक्टर है तो उसी की तरह रिजल्टेंट निकालेंगे। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, टाउ वन स्क्वायर टाउ टू स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे हम, ठीक है, डायरेक्शन होगी आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो लिया जाएगा। और अब इसी के साथ हमारे पास आता है कि टॉर्क और वर्क, यहां पर हमने खोजा था, दो केस में हमें प्रोडक्ट देखने को मिले थे। एक केस में हमें स्केलर प्रोडक्ट दिख रहा था और दूसरे केस में हमें वेक्टर प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, मतलब रिजल्ट वेक्टर आ रहा है, तो जाके हमने नाम दिया कि अगर पैरेलल कंपोनेंट्स, ये बात हमने पहले बताई थी मैंने आपको, लेकिन मैंने ये कहा था ना कि आगे मैं इस चीज को एंड करूंगा, तो वो शुरुआत वहां हुई थी। खोज आज हो रही है फाइनली दूसरे टाइप के प्रोडक्ट की, और वो ज्ञान जो हमने पहले लिया था, बट उस समय वो एक स्टेटमेंट थी, लेकिन आज उस स्टेटमेंट की भरपाई पूरी होती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि बस पता चल गया, अब तो हैबिट में आगे इतने सवाल कर लिए, तो नहीं, उस स्टेटमेंट की भरपाई करो, उसकी पूरी खोज को जानो। और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का यहां पर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने इसको सिंबल दे दिया कि डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, और डॉट एंड क्रॉस देने के पीछे रीजन ये था कि पैरेलल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे, दे आर कनेक्टेड बाय डॉट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे तो इनको बस एक्सटेंड किया जाए तो दे मेक अ क्रॉस, इसलिए हमने ये सिंबल दे दिया। ठीक है, तो यहां पर निकल कर आ गया कि वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट या फिर स्लैश डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और जो चीज हमने जानी थी, आज उसके पीछे का कंप्लीट रीजन हमें समझ आ गया। अब भविष्य में जो भी आपको पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगे ना, तो वो स्केलर रिजल्ट देंगे, और जब परपेंडिकुलर वेक्टर दिखेंगे ना, तो ऐसा मत सोचना कि परपेंडिकुलर हो रहा है तो वेक्टर, आप एक बार और ऐसी एनालिसिस करना, सीखोगे ही कि यार हाँ, परपेंडिकुलर तो वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इंसानों को ऐसा ही मिला। तो फाइनल जाके ये चीज क्लियर हो गई, और फिर हम इस चीज को बस किताबों में एज स्टेटमेंट डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए हर चीज की असल जानकारी हमें लेनी जरूरी है। ठीक है, सो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क रोटेशन का कॉज है, टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट है, टॉर्क की डायरेक्शन रेडियस और फोर्स वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है। दैट्स इट, ये हुई फाइनल। ये तीन लाइनों को बस हम याद करते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस तीन लाइनों को जो अब मैंने बोला है ना, यही किताब के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ गए, लेकिन अब अगेन वही बात आती है, जब हमने खोज लिया तो हमें सब पता है, लेकिन नहीं खोजा तो हम दुविधा में हैं। ये तीन लाइनें याद कर लिया, ज्ञान नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, उस ज्ञान का फायदा क्या जिसका इस्तेमाल ना कर सको। लेकिन जब आपने खोजा, तो लिटरली आपने अपने आप को इवॉल्व किया, राइट वे में नर्चर किया, आपने सीखा कि खोजते कैसे, और आपको यही तो सीखना है। बाइक चलाने का जब हम जाते हैं, तो हम पूरी जिंदगी बाइक चलाने की ट्रेनिंग थोड़ी लेते हैं कि ऐसे चलाना है वैसे चलाना है, हम बस ये सीखते हैं कि चलाते कैसे हैं उसे। उसके बाद आगे की जो भी ग्रोथ होती है वो हम खुद लाते हैं। तो पढ़ाई के अंदर हमें ये थोड़ी करना है कि हमें जिंदगी भर पढ़ाओ, हमें ये सीखना है कि पढ़ते कैसे हैं, राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या है, और इसमें सबसे बड़ी बात, अपने आप को राइट वे में नर्चर कैसे करना है, ये सीखा, फिर हम सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ लर्नर बन गए। और ये मैसेज बच्चों के लिए नहीं है, ये मैसेज टीचर्स के लिए है कि हमें इन बातों पर ध्यान देना है, तभी एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशन सही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और बच्चों के लिए भी है, ताकि आपको समझ आए कि अगर कोई एनवायरनमेंट सही में नहीं जा रहा है तो हम खुद पर ही निर्भर करें। ठीक है, हमें किसी के भरोसे बैठ के अपनी लाइफ खराब करने की जरूरत नहीं है, खुद पे निर्भर करें। जब एनवायरनमेंट बन जाएगा तो ये और कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट होता है ग्रोथ बढ़ाता है, जब तक नहीं बढ़ा रहे तो एटलीस्ट हम अपनी ग्रोथ पे खुद पे तो निर्भर करें। जब एनवायरनमेंट सुधरेगा तो सबकी ग्रोथ फास्ट होगी, और फास्ट ग्रोथ भी हमारी जरूरत है। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास आ चुके हैं, जो हमने जाना टॉर्क के बारे में। ठीक है, डिस्कवरी करी कि यहां पर जो हमारा मेजरमेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं। एंगुलर, वो हमें पता चल गया। टॉर्क की खोज हो गई, और उसका क्या समीकरण है वो पता चल गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क इज अ वेक्टर, जो कि है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, अब इसमें आर एफ लें या एफ आर लें, अब ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने जब बिहेवियर को चेक किया तो हमें समझ आता है, आर एफ लोगे तो अब डायरेक्शन शो करनी है, तो इसके लिए हमने राइट हैंड रूल बना लिया। अब बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इसी ऑब्जर्वेशन से आ गया कि रेडियस और एफ ऐसे जा रहे हैं। अगर हमने ये एक्सिस कंसिडर कर ली है तो मैं एफ आर करूंगा, अगर एफ आर करूंगा मतलब एफ और आर की डायरेक्शन तो ये है, एफ आर करूंगा तो वो नीचे हो जाएगा। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल को एज स्टैंडर्ड माने, ठीक है, हम इस डायरेक्शन को प्लस माने और इस डायरेक्शन को माइनस माने, तो आर क्रॉस एफ जो आंसर देगा, एफ क्रॉस आर उसका उल्टा देगा। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था, तो हमने इसकी शुरुआत करी कि हम आर पहले रखेंगे, एफ बाद में रखेंगे। दैट्स अ स्टैंडर्ड सबके लिए। रिजल्ट प्रोडक्ट करने पे तो सेम ही आएगा, बट प्लस माइनस का सबके लिए अलग अलग ना हो जाए, इसलिए स्टैंडर्ड है कि
टॉर्क में आर पहले है, एफ बाद में है। ये एक चुनाव है हमारे तरफ से, बस जो चीज चुन ली अब सारी दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आर क्रॉस आर करें तो भी हम सेम ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एक की ऑब्जर्वेशन के लिए दिशा ये है तो आपके लिए उल्टी हो जाएगी। तो सबके लिए सेम रहे ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी डेवलप करे। दैट इज वाई फॉर द स्टैंडर्ड आर पहले एफ बाद में। इसका कोई इतना तगड़ा रीजन नहीं है जी, इट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ हमारे पास टॉर्क आ जाता है, सारी दुनिया आर पहले रखेगी, एफ बाद में रखेगी। अब दो वेक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड वे में अगर हम डायरेक्शन लें तो आर और एफ के बीच में जो एंगल है हम वो लेंगे। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। इसलिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हमारे पास आता है आर एफ साइन थीटा, एंड ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमें समझ आ गया है, आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसलिए अगर आर वेक्टर मेरा आई वाले डायरेक्शन में है, आर वेक्टर है मेरे पास आर आई कैप, ठीक है, और एफ वेक्टर है मेरे पास एफ जे कैप, तो आई और जे का प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन। तो ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि आई क्रॉस जे जो है हमारे पास, आई क्रॉस जे वो किसके बराबर होना चाहिए, के कैप के बराबर होना चाहिए। ये हमने बनाया नहीं, ये तो नेचर ने दिखाया। ठीक है, तो आई क्रॉस के जे होगा। अगर ये जे होता, ये के होता, मान लेते ये जे है ये के है, तो ये वाली डायरेक्शन आई हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो चीजें हमने याद करी थी आज उनका रीजन हमें समझ आ गया कि क्यों होता है ये। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमने एक तरीका बना दिया कि यहाँ आई लिख दो, यहाँ जे लिख दो, यहाँ के लिख दो, जिसको हम ट्रिक की तरह ही याद करते हैं जिंदगी भर, बट वो ट्रिक नहीं है, वो एक खोज है। ठीक है, वो एक खोज है, क्योंकि आई जे करेंगे तो के आएगा, जे के करेंगे तो आई आएगा, ठीक है, और के आई करेंगे तो जे आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, इसी ऑब्जर्वेशन को हमने एक पैटर्न में डिकोड किया, बस बता दिया, लेकिन फिर हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसी चीज को याद कर लेते हैं। लेकिन इसको करो, अब तो हो गया ना याद, अब तो पता चल गया ना, लेकिन यहां तक पहुंचने की जर्नी वो एजुकेशन है, इसको याद करना एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो बस एक एंड रिजल्ट है। ठीक है, ये उन्हीं के काम आता है जो खोजकर्ता होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो वही कर पाएंगे ना जो ऑब्जर्व करते हैं। आप अगर चीजें याद करोगे तो यूज करने लायक तो बने नहीं, यूज करने लायक बने नहीं तो इसको याद भी क्यों कर रहे हो भाई, क्या ही फायदा है। जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो उस चीज का फायदा क्या। मैंने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, गाड़ी खरीदने का फायदा क्या हुआ, नहीं हुआ। तो सिमिलरली आज जो ये चीज जिससे हम शुरुआत करते हैं अपनी एनसीईआरटी में, उसका रीजन समझ आ गया है। उल्टा करोगे तो दिशा बदल जाएगी, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, यानी आई के करोगे तो माइनस में आएगा। क्यों आएगा, अभी देखा, आर एफ करें या एफ आर करें तो डायरेक्शन बदल जाती है, तो के आई करूंगा तो माइनस जे आएगा। ऑल इज नोन नाउ, हर चीज का रीजन हमें समझ आ गया है, और अब सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। हर चैप्टर अलग अलग चैप्टर नहीं है, दे आर जस्ट वन चैप्टर, दे आर वन। हम सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, और ये भी एक ही होते हैं। मैं तो बस मैंने नाम दो ले लिए, ये भी एक ही होते हैं। खोज। अब क्योंकि मुझे पता है वीडियो लेंथ लंबी हो गई है, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, फोर्स ट्रेवल कैसे करता है ये अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी बारी है, इसी ऑब्जर्वेशन को आप वापस से सेल्फ एनालिसिस करो, ऑब्जर्व करो, ज्ञान का भंडार आपके पास है। एंजॉय द जर्नी, राइट वे ऑफ एजुकेशन, और अपने आप को सही वे में नर्चर करो। इस वीडियो को करते हैं यहाँ अंत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।